करके देखेंगे आप टाइम वाइज हम लोग मतलब। तो फर्स्ट जो टाइप है इसका, मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज वर्नॉलिस ट्राइब। नेम है टाइप 1 में, टाइप 1, और टाइप 1 में करवा रहा हूँ आपको वर्नॉलिस ट्राइब। ये लिख दिया मैंने। वर्नॉलिस ट्राइब या फिर थ्योरम, ठीक है। तो वर्नॉलिस ट्राइब में जो जो चीजें यूज होती हैं आपको पता होना चाहिए वो। यहां से मैं फॉर्मूला इसका लिख के बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू n c r b रेज टू पावर n माइनस r एंड a रेज टू पावर r, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका। और साथ में कंडीशन होती है n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, वो साथ में जरूर लिखना है यहाँ पे, कॉमा n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। अब इसमें कौन सी वैल्यू क्या काम करेगी वो लिख रहा हूं मैं। ए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। बी आपके पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का फॉर्मूला रहेगा यहां पे 1 माइनस ए, ठीक है। एन आपके पास होगा इधर टोटल टाइम, टोटल टाइम, और टोटल टाइम का क्या मतलब है इधर? टोटल टाइम का मतलब इफ अ डाई इज थ्रोन 10 टाइम, तो जितने टाइम एक डाई को एक कॉइन को आपने टॉस किया होगा उसे क्या बोला जाएगा? एन। और आर होगा टू फाइंड, जो चीज आपने फाइंड करनी है, ओके। तो ये जब आप बर्नौलीज ट्राइब यूज करोगे उसमें ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और बर्नौलीज ट्राइब हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास कोई जैसे डाई एक दे रखी है उसे और 10 टाइम टॉस करना है, तो वो जो चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब जिसका सैंपल स्पेस हम इजीली नहीं लिख सकते, उसमें हम क्या यूज करते हैं? ये बर्नौलीज ट्राइब, ठीक है। तो अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। और क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन। एक पेयर को टॉस किया है, अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन 4 टाइम। 4 टाइम का मतलब वो एन की वैल्यू आ गई। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसीडर्ड अ सक्सेस, डबलेट को कंसीडर किया सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने 2 सक्सेसेस की। तो यहां पे लिखा फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास रहा इफ अ पेयर ऑफ डाइस आर थ्रोन, therefore n of s इज इक्वल टू कितना आएगा? 36। ये तो पता होना चाहिए आपको कैसे। जैसे एक पेयर को फेंका तो फर्स्ट में भी 1 2 3 4 5 6, और सेकंड में भी 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम आती है। और जैसे ये आउटकम आएगी आप यहां से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6, ये इसका सैंपल स्पेस रहेगा। और सैंपल स्पेस
टोटल जो एलिमेंट आपको देगा वो होंगे 36। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास इसी में क्या क्या दे रखा है, और यहां पे बोला अ डबलेट इज कंसीडर्ड अ सक्सेस। तो यहां पे लिखेंगे आप लेट ए इज इक्वल टू पी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, और डबलेट का क्या मतलब हुआ कि सेम वैल्यूज होती है। तो क्या आया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, टोटल कितना आया 6 अपॉन 36, दैट इज 1 अपॉन 6। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की। साथ में लिखेंगे एंड बी, और बी के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको 1 माइनस ए, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 6, और किसके इक्वल, एलसीएम आ गया 6, 6 1 जा 6 माइनस 1, दैट इज 5 अपॉन 6, ठीक है। हियर n इज इक्वल टू, और n की वैल्यू आपको दे रखी है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, तो ये लिखा 4, n इज इक्वल टू 4, टोटल थ्रोज ऑफ डाइस, ठीक है, टोटल थ्रोज ऑफ डाइस। ये पता लगा, पेयर ऑफ डाइस भी लिख सकते हैं, या फिर ये 4 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, लास्ट में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, और 2 सक्सेसेस के लिए हम क्या करेंगे, P ऑफ x इज इक्वल टू 2, कहने का मतलब यहां पे r की वैल्यू क्या है 2। अब इसे अप्लाई कर दोगे आप, अप्लाई कैसे करोगे, एंड सी आर, एंड कितना है 4, सी आर कितना है 2, एंड सी आर बी, बी रेज टू पावर 4 माइनस 2, एंड a रेज टू पावर कितना आएगा r, दैट इज 2, ये बन गया। आप इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ गया। तो कैसे सॉल्व करोगे, 4c2 को आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, 5 अपॉन 6 रेज टू पावर 2, 1 अपॉन 6 रेज टू पावर 2 इंटू 5 अपॉन 6 रेज टू पावर 2 इंटू 1 अपॉन 6 रेज टू पावर 2। बस इसे सॉल्व करेंगे और जो भी फाइनल आंसर बनेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये बना आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 2 और साथ में फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 और लास्ट में 2 फैक्टोरियल, दैट इज 25 अपॉन 36 इंटू 1 अपॉन 36। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से 18 और 3 से 6। तो फाइनल आंसर आपके पास रहा इज इक्वल टू 25 अपॉन 36 इंटू 6, 216। ये आपका फाइनल आंसर। तो मैंने बोला बर्नौली स्टाइल कब यूज करते हैं, जब आपके पास सैंपल स्पेस ऐसा आए जिसे आप इजीली नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे लिखना हो तो ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब जो चीज पॉसिबल नहीं है सैंपल स्पेस में हमारे लिए, उसके लिए क्या यूज करेंगे, बर्नौलीज स्टाइल। अब क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन इसी में, अ डाई इज थ्रोन। अब एक सिंगल डाई को थ्रो किया, अ डाई इज थ्रोन, जैसे सिंगल डाई को थ्रो किया हम यहां पर लिख लेंगे इफ अ डाई इज थ्रोन, तो एस क्या आया, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसका सैंपल स्पेस,
और n of s, ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस इज 6। अब क्वेश्चन में आगे बोला है 6 टाइम्स, एक टाइम को कितने टाइम टॉस किया? 6 टाइम, मतलब n की वैल्यू 6 है। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस, ऑड नंबर को सक्सेस कौन किया है? तो यहां पे साथ में लिखते रहेंगे आंसर कुछ। लेट a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ऑड नंबर यहां पे है क्या? 1 3 5, टोटल कितने हुए? 3/6, दैट इज 1/2, कैंसिल करके। एंड b इज इक्वल टू, b आएगा 1 माइनस a, 1 माइनस a मतलब 1 माइनस 1/2, एलसीएम आया 2 और 2 1 जा 2 माइनस 1, दैट इज 1/2। मतलब यहां पे a की वैल्यू भी 1/2 है और b की वैल्यू भी 1/2 है। उसके बाद here n is equal to 6, ये पहले दे रखा था। A die is thrown 6 टाइम, तो 6 टाइम मतलब n is equal to 6, और यहां पे लिख सकते हैं आप टोटल थ्रोज ऑफ a die, ठीक है, टोटल थ्रोज ऑफ अ डाई। अब हमारे पास n की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है। ओके, तो अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसके पार्ट्स दे रखे हैं आगे। क्या क्या था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 5 सक्सेसेस, सेकंड एट लीस्ट 5 सक्सेसेस, थर्ड एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, नेक्स्ट एट लीस्ट 1 सक्सेस, एंड लास्ट वन इज नो सक्सेस। मतलब इसके 5 पार्ट्स दे रखे हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। तो मैं अब पार्ट्स में चल रहा हूं इसके। तो फर्स्ट पार्ट है P of 5 सक्सेसेस, 5 सक्सेसेस, 5 सक्सेसेस को आप क्या लिखेंगे? P of x इज इक्वल टू 5। आप ध्यान में रखना n की वैल्यू 6, a और b दोनों की वैल्यू 1/2, तो यहां फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, n c r, फॉर्मूला बोल रहा हूं लेकिन वैल्यू साथ में पुट कर रहा हूं। b रेज टू पावर n माइनस r एंड a रेज टू पावर r। सॉल्व करो और इसका आंसर बन जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो ये बना 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 1 फैक्टोरियल इनटू 1/2 रेज टू पावर 1 एंड 1/2 रेज टू पावर 5। 6 से पीछे आए, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1, तो ये बना 1/2 और 2 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये बना 1/32। फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो फाइनल आंसर आपके पास बना 3/32। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ओके, कब? जब आपके पास P ऑफ 5 सक्सेसेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस फाइंड करना है। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट, P ऑफ at least 5 successes, at least 5 successes, ठीक है। at least 5 का मतलब होता है 5 and more, is equal to P of x at least 5 greater than or equal to 5। at least में greater than or equal to का साइन आता है, ठीक है। तो जब एट लीस्ट दिया होता है तो हम n तक चलते हैं और n की वैल्यू यहां पे 6, और एट मोस्ट दिया तो कहां तक आते हैं? 0 तक। तो ये बनेगा इज इक्वल टू P ऑफ x इज इक्वल टू 5
और प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 यह भी किया हमने, और इसका आंसर था हमारे पास 3/32, 3/32। ये बाय फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ओके। और 6 के लिए हम सॉल्व करेंगे। एन सी आर बी रेज टू पावर, अब डायरेक्ट लिखूंगा n माइनस आर 0 और a रेज टू पावर 6 दैट इज r। तो ये वैल्यू बन गई इज इक्वल टू 3/32 प्लस 6c6। अगर y नॉट थर्ड की बात करें तो एलसीएम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये बन गया 1 इनटू समथिंग रेज टू पावर 0, 1 इनटू 1/64। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया, एलसीएम आ गया 64 और यहां 3 2 6 प्लस 1 दैट इज 7/64। तो यहां पे लिखेंगे बाय पार्ट फर्स्ट पार्ट से हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 की वैल्यू पुट कर दी। फिर उसके बाद क्या बोला मैंने, एक फॉर्मूला अप्लाई किया NCN किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। और सेकंड फॉर्मूला यूज किया मैंने ये समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं, पता लग गया, ठीक है। ये अब इसमें मैंने कुछ और भी यूज किया, वो चीज आपको बता रहा हूं क्या, ठीक है। इसमें क्या कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया मैंने, आप इसे छोड़ के यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं NCR, जो कि मैं पहले अप्लाई कर रहा था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। और दूसरी बात जो ये एट लीस्ट और एट मोस्ट मैंने यूज किया, जो मैंने आपको बताया, और एट लीस्ट तो यूज किया। तो ध्यान में रखना कि एट लीस्ट का मतलब होता है, यहां पे लिखा हूं मैं एट लीस्ट का मतलब आगे की साइड चलना, ठीक है। कहां तक, एन तक। और अगर क्या दिया हो एट मोस्ट, तो एट मोस्ट में पीछे आते हैं, और कहां तक, 0 तक। ये चीज का ध्यान रखेंगे आप, ओके। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेसेस। ये लिखा P ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, और एट मोस्ट 5 में क्या आएगा, P ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5। ये चीज का ध्यान, एट मोस्ट में पीछे आते हैं, कहां तक, 0 तक। तो ये बना इज इक्वल टू P ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 4 और प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 5। ये आएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ x इज इक्वल टू 6। और P ऑफ x इज इक्वल टू 6 मैंने अभी लास्ट पेज में इसका आंसर निकाला, ये P ऑफ x इज इक्वल टू 6, और सॉल्व करके आया 1/64। यहां तक देखेंगे आंसर 1/64। तो ये लिख दिया माइनस 1/64। तो 64 इसका एलसीएम, और 64 माइनस 1 दैट इज 63/64। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये लिखा कैसे मैंने, ठीक है। शॉर्ट में बताऊंगा, ध्यान से लिखना। बिकॉज सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू 1।
सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। लेकिन हमारे पास 0 to 5 लेफ्ट साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। 6 को दूसरी साइड लेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। उसी से मैंने ये सॉल्व कर दिया कि 0 से 5 तक की प्रोबेबिलिटी का सम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 के इक्वल है। इट मीन इसके बदले में हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 लिख सकते हैं। ओके, ले रही। लेकिन ये जो वैल्यू लिखी मैंने यहां पे लिखेंगे बाय पार्ट 2 पार्ट सेकेंड। ये वैल्यू 1/64 मैंने पार्ट 2 से लिखी। क्लियर? तो ये कितने पार्ट हुए अभी? 3। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन 2 चला है अभी। फोर्थ पार्ट है एट लीस्ट 1 सक्सेस। ये लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 सक्सेस। और एट लीस्ट 1 सक्सेस का मतलब है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एट लीस्ट 1, या तो 1 या 1 से ज्यादा। कहां तक चलेंगे? n तक। n की वैल्यू क्या है? 6। तो मतलब ये बना प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। लेकिन अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी 0 to 6 रहेगी, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है तो 0 को दूसरी साइड लेंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। ओके, सभी का सम 1 के इक्वल, 0 को दूसरी साइड लेंगे तो 1 to 6 तक का सम किसके इक्वल? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो ये बना आपके पास 1 माइनस n c r b raised to power n minus r that is 6 and a raised to power 0 that is r। सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 6 से 0 1 के इक्वल 1 अपॉन 64 इनटू 1। ये बना 1 माइनस 1 अपॉन 64। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 63 अपॉन 64। अप्लाई कौन कौन से फॉर्मूला किए मैंने? एक बाइनोमियल का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया nc0। ये लिख रहा हूं nc0 किसके इक्वल होता है? डायरेक्ट 1 के इक्वल। समथिंग रेज़ टू पावर 0 दैट इज 1। ठीक है, और ये सॉल्व करके 63 अपॉन 64। कौन सा पार्ट था? 4। लास्ट पार्ट 5th। और 5th पार्ट है आपके पास नो सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। नो सक्सेस का मतलब r की वैल्यू किसके इक्वल? 0 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अप्लाई करेंगे वैल्यू, ये बनेगा n कितना है? 6 n c r b raised to power n minus r and a raised to power r। ये बना आपके पास 1 upon 64 and 1। यह भी दिया था पार्ट मैंने। and c0 is equal to 1 upon 6 raised to power 1 upon 2 raised to power 6। 2 raised to power 6 मतलब 64 and something raised to power 0 is equal to 1। इसे सॉल्व करके जो वैल्यू आई दैट इज 1 upon 64। और ये इसके 5 के 5 पार्ट्स सॉल्व हो गए। ओके, नेक्स्ट इज अब क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखेंगे आप, इससे आपको थोड़ा पता चल जाए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, ये थर्ड क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 5 cards are drawn successively with a replacement
from a well shuffled deck of 52 cards, what is the probability that all the 5 cards are spade? Second part, only 3 cards are spade. Third part, none is a spade. तो यहाँ पे n की वैल्यू तो दे रखी है 5, बट ना तो a दी है और ना ही b दी है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि पार्ट्स जो भी आपके पास दे रखी है उसमें किसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की है। तो यहाँ पे जिसके बारे में बात की है वो है स्पेड। तो इसका मतलब स्पेड जो कार्ड हम लेंगे वो सक्सेस काउंट होगी हमारी, ठीक है। और एक डेक जो कार्ड्स डेक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब डेक में कितने कार्ड्स होते हैं 52, तो हमारे पास एन ऑफ एस जो आएगा वो 52 होगा। तो यहां पे लिखा मैंने टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52, और ये किसका काम करता है साथ में एन ऑफ एस का, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जब आप ए लेंगे, ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो आपके पास आएगा गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड, ठीक है। स्पेड जो कार्ड है वो लेंगे तो वो हमारी सक्सेस आएगी। तो यहां से बना आपके पास दैट इज स्पेड कितने होते हैं 13 अपॉन 52, that is 1 upon 4, 13 4s are 52, and b आप निकाल सकते हैं 1 minus a, that is equals to 1 minus 1 upon 4, और 4 is calcium, that is 3 upon 4। अब आपके पास a भी है और साथ में b भी वैल्यू आपके पास आ गई। उसके बाद n, here n is equal to 5, ठीक है। और 5 के लिए क्या बोला था, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, तो यहाँ पे 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, ये जो गिवन है वो लिख रहा हूं, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन, मतलब n की वैल्यू 5 आ गई, a आपके पास 1/4 है और b आपके पास 3/4 है, ठीक है। b 3/4, a 1/4 एंड n 5। अब इसके जो पार्ट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब सारे के सारे कार्ड्स के स्पेड। तो यहां पे लिख दिया मैंने x इज इक्वल टू 5, पता लग गया। प्रोबेबिलिटी ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, तो सारे के सारे स्पेड है, x इज इक्वल टू 5, मतलब r की वैल्यू 5। तो यहां से फॉर्मूला बना n c r b रेज टू पावर n माइनस r a रेज टू पावर r, ओके। अब सॉल्व करो, आंसर आ गया n c n, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, दैट इज इक्वल्स टू 1, समथिंग रेज टू पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, एंड 1/4 होल रेज टू पावर 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 1024, और मल्टीप्लाई करके आंसर फाइनल बना 1/1024, ओके। सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, सिर्फ 3 कार्ड जो है वो स्पेड के हैं। तो यहां पे क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 3, इसके इक्वल n है 5, c r 3 आ गया, b 3/4 रेज टू पावर n माइनस r दैट इज 2, और a रेज टू पावर n दैट इज 3। ये बना 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहां पे 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16, 1 अपॉन 4 रेज़ टू पावर 3 दैट इज 64। अब 5 से पीछे आएंगे कहां तक, 3 तक, क्या बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल और साथ में 2 इंटू 1 और इंटू 1 अपॉन
9/16 64। चेक कर लेते हैं इस बार। 9/16 1/64 1/64। तो ये बना आपके पास 2 2 सा, ठीक है, और यहां से 2 8 सा 16। अब कैंसिल होगा कुछ नहीं, तो ये बना 9 5 सा 45 और 8 4 सा 32 और 8 6 सा 48 प्लस 3 51। 45/512, ठीक है। लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज स्पेड। अब कोई भी स्पेड नहीं है। अगर स्पेड नहीं है तो किसके इक्वल आएगा? P of x इज इक्वल टू 0, ठीक है। P of x इज इक्वल टू 0 मतलब r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n 5 n c 0 b 3/4 raised to power 5 5 minus 0 5 1/4 raised to power r that is 0। तो 5 से 0 किसके इक्वल, मतलब n से 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। 3 raised to power 5 किसके इक्वल? 243 और 4 raised to power 5 अभी फर्स्ट पार्ट में बताया था 1024। समथिंग raised to power 0 that is 1। तो फाइनल आंसर है 243/1024। ये आपका फाइनल वार्षिक टाइप हमने करी। उसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए बोलो? वन नॉलेज टाइप से। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज work of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than 1 defective items? तो जब भी ध्यान में रखना कि परसेंटेज में कोई वैल्यू दे रखी होगी ना, वो प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, ठीक है। और इसकी 5% ऑफ डिफेक्टिव आइटम मतलब डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हम यहां पे लेट कर देंगे a, लेट a is equal to probability of defective items और is equal to 5%। 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100 कैंसिल किया तो ये बन गया 1/20। ओके, नेक्स्ट इज एंड बी। बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज 1 माइनस ए किसके इक्वल? 1 माइनस 1/20 दैट इज 20 माइनस 1/20 दैट इज इक्वल्स टू 19/20। और कितने आइटम का सैंपल बोला है यहां पे? सैंपल ऑफ 10 आइटम्स। तो n की वैल्यू जो n इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहां पे लिखेंगे सैंपल ऑफ आइटम्स। ओके, तो अब आपके पास a 1/20, b 19/20 और n 10 दे रखा है। आपके पास हर एक वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। तो जो फाइंड करना है वो चेक करेंगे हम। क्या बोले यहां पे? will include not more than 1 defective item, not more than 1 defective item। तो यहां पे नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करेंगे, therefore probability of not more than 1 defective item मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1 से ज्यादा नहीं होगी, मतलब 1 हो सकता है। तो इसका मतलब P ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, नॉट मोर देन 1, ठीक है। तो ये बना इज इक्वल टू P ऑफ
x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों की वैल्यू फाइंड कर देंगे, सॉरी सॉल्व कर देंगे, और जो फाइनल आंसर रहेगा वो आपका आंसर है। तो ये बना p ऑफ n कितना है 10, 10c0 b आपके पास है, चेक कर लो, b है 19/20 a है 1/20, 19/20 रेज टू पावर 10 माइनस 0 10 और 1/20 रेज टू पावर 0 प्लस 10c1 19/20 रेज टू पावर 9 और 1/20 रेज टू पावर 1। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं फिर कॉमन निकालेंगे। तो ये बना nc0 1 के इक्वल 19/20 होल रेज टू पावर 10 समथिंग रेज टू पावर 0 1 प्लस nc1 n इक्वल इनटू 19/20 रेज टू पावर 19 और इनटू 1/20 10 टू 0। अब जो कॉमन आया वो वहां लिखा देंगे, मतलब 19/20 रेज टू पावर 9 ब्रैकेट में क्या रहा 19/20 रेज टू पावर 1 प्लस 1/2, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ले लो भैया, सॉरी यहां पे एक चीज गलत लिखी, ये यहां पे क्या नहीं आएगा 19 नहीं आएगा, 9 नहीं। ओके, अब ये बना 19/20 रेज टू पावर 9 और इसका एलसीएम ले लिया 20, ये बना 19 प्लस 10। ठीक है, 2 10 20, तो फाइनल आंसर बना आपके पास 10 प्लस 19 29/20 और इनटू में 19/20 होल रेज टू पावर 9, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन आज तक हमारे में एक टाइप हुई, दैट इज वन नॉलेज ट्रायल प्रोबेबिलिटी की, अच्छे से करेंगे। ओके जी, थैंक यू। और नेक्स्ट टाइप इज टाइप 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको ये बोला था कि जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो जब मोर देन वन, एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटीज होती हैं, उनको अगर एक टेबल में हम बंद करके लिख दें तो उसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी तो आपने फाइंड करना सीखा ही है, ठीक है, और इसमें जो चीजें आती है ना पहले वो बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने बोला था ये आपने एक बॉक्स तैयार करना है जिसमें 2 टाइप्स में वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट इज x, सेकंड इज p ऑफ x। इसका मतलब यहां पे जो वैल्यूज आपने ली होगी और यहां पे जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की होगी उसे रखना है, ठीक है। सेकंड इसमें आता है मीन प्रोबेबिलिटी या फिर e ऑफ x या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक चीज है, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज पूछ रखी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, आपने फाइंड करना है मीन, और मीन का फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने बनाना है, उसके बाद इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, ठीक है। इसी में अगर आती नहीं है इतनी वैल्यू, बट अगर आती है वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला रहेगा समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर, सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई होल
स्क्वायर। ये फॉर्मूला है वेरिएंस का। और लास्ट आपके पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है एसडी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। जो चीज यहां पे देखने को मिलेगी वो रहेगी मीन प्रोबेबिलिटी, ई ऑफ एक्स या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक ही चीज है ये, एक ही तरीके से आपने वैल्यू निकालनी है। इज इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई। तो मैं क्वेश्चन बताता हूं, इसका इजी रखते हैं इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज, क्वेश्चन साथ में कर रहा हूं मैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन simultaneously toss of 3 coins, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड मीन प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे सबसे पहले तो यहां पे लिखेंगे आप और साइमल्टेनियसली टॉस ऑफ 3 कॉइन्स, ठीक है। तो यहां पे लिखा मैंने इफ 3 कॉइन्स coin are tossed simultaneously, ठीक है। तो यहां पे इसका सैंपल स्पेस आपके पास रहेगा S इज इक्वल टू, और S के लिए आपको +1 में जैसे आपने पढ़ रखा है कि एक तो ट्री करता है और वो ट्री ऐसे होता है, ये सी कॉइन, ये फर्स्ट टॉस दैट इज एच टी, ये सेकंड एच टी, और ये थर्ड एच टी, ठीक है। लास्ट है एच टी और एच टी, ठीक है। तो यहां से देखिए एच 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 टी, फर्स्ट आया एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, एच टी एच, एच टी टी, आप टी से टी एच एच, टी एच एच, टी एच टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी एच, और लास्ट टी टी टी। ये मतलब सैंपल स्पेस लिख दिया। और एन ऑफ एस आपके पास आए यहां से 8, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब यहां पे ये बोला है कि आपने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है वो नंबर ऑफ टेल्स का बनाना है। तो यहां पे लिखेंगे आप let x such that the number of tails, और नंबर ऑफ टेल्स में आप लिखेंगे दैट इज x इज इक्वल टू, यहां पे कोई टेल नहीं है, 0 1 2 3, यहां पे कोई टेल नहीं है, यहां पे 1 टेल, यहां पे 2 टेल, और यहां लास्ट में देखें तो 3 टेल्स। अब इन सभी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप। तो फर्स्ट इज नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू 1, p ऑफ x इज इक्वल टू 2, मैं इसी में निकालूंगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 3, ये सारी वैल्यूज। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 का मतलब जहां पे कोई भी टेल नहीं है, कहां पे कोई टेल नहीं है, यहां पे, तो ये 1 अपॉन a। p ऑफ 1 का मतलब जहां पे एक टेल है 1 2 3 3, 3 अपॉन a। 2 टेल में 1 2 3, 3 अपॉन a। 3 अपॉन a, और लास्ट 3 टेल्स में 1 अपॉन a। तो ये आपने सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। अब प्रोबेबिलिटी के बाद क्या आएगा इसमें, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
क्या आएगा, सबसे पहले वैल्यू आ गई x और सेकंड p ऑफ x, p ऑफ x, ये आ गया 1 2 3 और 0, ये बॉक्स बन गया। यहां पे था 0 1 2 3, इसके केस में आया 1/8, फिर 3/8, फिर से 3/8 और लास्ट इज 1/8। तो ये तो क्वेश्चन हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक। अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो आपने क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहले आपने वैल्यूज निकाली और ये वैल्यूज आपने एक बॉक्स में बंद कर दी, इट मींस दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब क्वेश्चन में आगे पूछा है मीन प्रोबेबिलिटी, लेकिन मैंने आपको ये बोला कि यहां पे अगर मीन पूछा है, मीन प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है, ऑफ रैंडम वेरिएबल या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या फिर ई ऑफ एक्स पूछा है, एक ही चीज है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन पी आई एक्स आई। समेशन का मतलब सम, पी आई और एक्स आई मतलब प्लस कर देना, तो ये बना 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। क्या किया, इन्हें मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू दिस, 1 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, 3 इंटू दिस, और सभी का सम कर दिया। तो दो स्टेप इकट्ठे कर दूंगा मैं, एक तो मैंने एलसीएम ले लिया, दैट इज 8, यहां पे आया 0 इंटू 1 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये बना 6 प्लस 6 12/8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये बना 3/2 और डिवाइड करके आपके पास बनेगा 1.8, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहां पे अगर आपसे वेरिएंस भी पूछा गया हो तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। मैं उसे भी इसी में करवा के आपको बता देता हूं कि अगर वेरिएंस आपसे पूछे तो आप कैसे करोगे। नेक्स्ट स्टेप इज वेरिएंस। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई होल स्क्वायर। तो यहां पे यूज करूंगा मैं पी आई एक्स आई स्क्वायर, चेक भी करते रहेंगे साथ में। यहां पर पी आई एक्स आई स्क्वायर 1/8 इंटू 0 स्क्वायर, 1/8 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3/8 इंटू 1 स्क्वायर, 3/8 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1/8 इंटू 3 स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, ये सेम ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1.5 आई है तो ये आप लिखेंगे माइनस 1.5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना, इसका एलसीएम फिर से 8 के इक्वल, ये बना 0 प्लस 3 प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 1.5 into 1.5, 5 5 जा 25, 5 plus 2 7, 5 और 1, ये बना 5 2 2, 2 के बाद डेसिमल, ये बन गया 2.25। ओके, अब इसे प्लस करेंगे तो ये बना 9 plus 3 12, 12 plus 12 24 अपॉन 8 माइनस 2.25, ये 3 माइनस 3.25, सॉरी 2.25, तो ये बन गया 3.00 2.25
यहाँ पे 5, 9 माइनस 2 7 और 0, तो ये बनी आपके पास वैल्यू 0.75। और इसी में अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो उसके लिए लिखेंगे एन स्टैंडर्ड डेविएशन, किसके इक्वल, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस कितना आया, अंडर रूट ऑफ 0.75। और एक डिजिट तक मैं इसकी वैल्यू आपको बता देता हूं कैसे निकलती है। तो 0.75, इसके फैक्टर्स यहां 0 पॉइंट ये लगेगा। फिर किससे करेंगे, 7 से, 8 से करेंगे, 8 8 64, 8 से हो जाएगा, 8 8 64, कितना बना 1 और 1, 9 9 से 81 हो जाता, तो ज्यादा हो जाता, ठीक है। तो उसके बाद यहां पे एक पेयर लिख लिया, वो उतार देंगे, और 8 2 16, तो 5 जा 6 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 16 6 से, हाँ हो गया, किससे हो गया 6 से, ठीक है। तो अप्रॉक्स कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 0.8 या 9 कर सकते हैं, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें जो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो ये रहेंगी, मतलब 3 टाइप्स की, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये टाइप 2 में आपको ऐसे क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट है टाइप 3 आपके पास, और टाइप 3 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है आपको। कौन सी प्रोबेबिलिटी बोली, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। टाइप 3, और टाइप 3 है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, ये फॉर्मूला रहेगा P ऑफ E अंडर F, और वैल्यू रहेगी P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F, ठीक है। P ऑफ E अंडर F जो बाद में वैल्यू आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर आती है, और न्यूमरेटर में दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ओके। साथ में एक फॉर्मूला ये रहता है इसमें, P ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। और ये जो फॉर्मूला लिखा है इससे एक और वैल्यू आ जाती है कि अगर आपने इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, P ऑफ F इंटू P ऑफ E अंडर F, ये फॉर्मूला भी है, ओके। तो ज्यादातर ये यूज होता है, मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूं आपको जो हमारे मेरे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.3, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B ये आती है, सॉरी गिवन है 0.2। तो आपने जो फाइंड करना है वो लिखा है फाइंड P ऑफ A अंडर B एंड P ऑफ B अंडर A, दो चीजें फाइंड करनी है। क्या क्या बोला, नाउ P ऑफ A अंडर B, A अंडर B, और फॉर्मूला रहता है इसका P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, ओके। इंटरसेक्शन की वैल्यू आपके पास दे रखी है,
और b की वैल्यू आपके पास है 0.3। यहां डायरेक्ट डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाता है, कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू रही 2/3। और दूसरी वैल्यू दी है n p ऑफ b अंडर a, ठीक है। b अंडर a में भी न्यूमरेटर में इंटरसेक्शन ही रहेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब आप ये सोचे कि हम b इंटरसेक्शन a लिखें, वो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन a और b की हो चाहे b और a की हो, आंसर सेम रहेगा। अपॉन में यहां पे p ऑफ a आएगा, मैंने बोला अंडर के बाद जो वैल्यू होती है। फिर ये बन गया 0.2 अपॉन 0.6, दैट इज इक्वल्स टू 2/6, और कैंसिल करके आपके पास वैल्यू आ गई 1/3। ये क्वेश्चन सेकंड, इसी में क्वेश्चन नंबर 2, और सेकंड क्वेश्चन आएगा इवैल्यूएट p ऑफ a यूनियन b। a यूनियन b आपने फाइंड करना है, और क्या दे रखे हैं आपके पास, जो गिवन है ट्वाइस ऑफ p ऑफ a इज इक्वल टू p ऑफ b इज इक्वल टू 5/13। 5/13, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ p ऑफ a इज इक्वल टू 5/13, तो p ऑफ a आपके पास आ गया 5/26, और यहीं से एंड p ऑफ b ये भी आपके पास गिवन है 5/13, यहां से आ गई। और कुछ दिए एंड में आपके पास है p ऑफ a अंडर b, p ऑफ a अंडर b इज इक्वल टू 2/5, 2/5, ये भी आपके पास दे रखा है। हाँ, तो यहां से सबसे पहले इसे एक्सपैंड कर दो, क्या वैल्यू आएगी, p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन p ऑफ b इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। इसी को एक्सपेंड करना है, और यहां से p ऑफ a इंटरसेक्शन b आपके पास आया 2/5, ठीक है, इंटू p ऑफ b। ये वैल्यू आ गई p ऑफ a इंटरसेक्शन b की, कितनी, 2/5 इंटू p ऑफ b आपके पास है 5/13, दैट इज 2/13। अब आपको फाइंड करना था यूनियन या इंटरसेक्शन, तो लास्ट में आपके पास ये दे रखा है फाइंड, इसी में p ऑफ a यूनियन b, a यूनियन b फाइंड करनी है। तो आगे आप लिखोगे we know that probability of a union b, अभी फॉर्मूला बताया था p ऑफ a प्लस p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्शन b, इसके इक्वल p ऑफ a 5/26, 5/13, 5/26 प्लस 5/13, और इंटरसेक्शन अभी निकाली आपने, वो किसके इक्वल आई थी, 2/13, 2/13। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया आपके पास 26, ठीक है। यहां से 26 से 5 प्लस या 2 5 10 और 2 2 4, तो ये बना 15 माइनस 4/26, दैट इज 11/26। ये आपका आंसर आ गया, ओके, ले लो क्या। नेक्स्ट है अब इसमें टाइप 4,
टाइप 4, और फोर्थ टाइप में आपके पास है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, और इंडिपेंडेंट इवेंट में मेन जो फॉर्मूला आपके पास रहता है वो है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। मतलब यहां पे आप लिखेंगे इवेंट्स A and B are independent if and only P of A intersection B is equal to P of A into P of B। ठीक है, कि जब प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की उनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए तो इवेंट्स को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ले रहे, तो यहां पे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्या क्वेश्चन है, गिवन दैट the events A and B are such that P of A is equal to 1/2 union 3/5, P of B is equal to P, then find P if they are mutually exclusive and independent। अलग अलग कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले जो गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट में वो लिखेंगे, और गिवन में क्या है, P of A is equal to 1/2 P of A union B is equal to 3/5 and P of B is equal to P। इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, आगे कंडीशन दे रखी है वो लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, इवेंट्स A and B are कैसी है ये, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या आता है कि जो आपके पास, दिस इंप्लाइज यहां पर लिख रहा हूं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होती है ना वो किसके इक्वल होती है, 0 के। और P ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर 0 के इक्वल हुई तो और में जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A इनटू प्लस P ऑफ B, क्योंकि माइनस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B आता है इसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल। अब यहां पे यूनियन आपके पास दे रखी थी 3/5 इज इक्वल टू P ऑफ A आपके पास दिया था 1/2 और P ऑफ B आपके पास था P, तो ये बना 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू P। इनका एलसीएम 10 आ गया, 3 2 6 5 1 5 इज इक्वल टू P, और P की वैल्यू आपके पास आ गई 1/10। ये फर्स्ट आंसर। P की वैल्यू फाइंड करनी थी और इवेंट्स जो थी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी। ओके, अब इसका सेकंड केस क्या था, सेकंड केस इवेंट्स A and B are exhaustive, independent, और इंडिपेंडेंट का केस क्या होता है, दिस इंप्लाइज P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इनटू P ऑफ B। ये इंडिपेंडेंट का केस है, बट यहां पे इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, यूनियन की है, तो यहां से एक्सपेंड कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज में क्या बना, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यूनियन इंटरसेक्शन तो हमारे पास गिवन है, यूनियन B, और इज इक्वल टू P ऑफ A इनटू P ऑफ B।
अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। पी ऑफ ए आपके पास है 1/2, 1/2। पी ऑफ बी पी के इक्वल, पी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास है 3/5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी। तो वैल्यू आपके पास आ गई पी माइनस 1/2 पी इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2। इन दोनों वैल्यूज को कांस्टेंट जो है वो राइट साइड में ले गया और पी के साथ जो वैल्यू थी वो लेफ्ट साइड में। एलसीएम आ गया 2, तो ये बना 2p माइनस 1p इज इक्वल टू एलसीएम 10, तो ये 3 2 6 और 5 1 5, इससे ये कैंसिल। तो ये वैल्यू बनी 2 माइनस 1, 1p इज इक्वल टू 1/5। तो ये p की दो वैल्यूज आ गई, लेकिन दोनों में कंडीशन जो थी वो डिफर थी। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन में इसका और बता दूं आपको, वो है लेट a and b are independent events with p of a is this and p of b is this, find this आपके पास वैल्यूज दे रखी हैं। तो जो गिवन है मैं वो लिखूंगा पहले। सेकंड क्वेश्चन, गिवन a and b are two, a and b are two independent events, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इट मींस इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है P ऑफ A इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो लिख लेते हैं पहले। P ऑफ A इज इक्वल टू 0.3 and P of B is equal to 0.4, ये आ गया 0.4। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फर्स्ट पार्ट P of A इंटरसेक्शन B। अब गिवन में क्या बोला था कि इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और इंडिपेंडेंट के केस में क्या होता है P of A इंटरसेक्शन B is equal to P of A into P of B, मल्टीप्लाई कर दिया 0.3 into 0.4 that is 0.12। ठीक, सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या फाइंड करना था P of A यूनियन B, P of A यूनियन B किसके इक्वल, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। वैल्यू पुट कर दो, P of A 0.3, P of B 0.4, P of A इंटरसेक्शन B 0.12, तो ये बन गया 0.7 माइनस 0.12। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 0.12, यहां 0 लगा दिया, 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 1 5, ये बन गया इज इक्वल टू 0.58। एंड लास्ट इज थर्ड पार्ट P ऑफ सेकंड A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला P ऑफ A अंडर B का, नॉट इंटरसेक्शन, P ऑफ A अंडर B का फॉर्मूला P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ, जो यहां पे ऑब्लिक के बाद वैल्यू होगी वो P ऑफ B, इसके इक्वल इंटरसेक्शन फर्स्ट पार्ट में निकाली है 0.12 और P ऑफ B आपके पास दिया है 0.4। ओके, तो यहां पे दो डिजिट का डेसिमल के बाद यहां जीरो लगा के भी दो बना दिए, तो ये बनेगा 12/40। ठीक है, और ऐसा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 0.03 इसका आंसर। ठीक है, कैसे, इसे डिवाइड कर लो, ये बनेगा 12 डिवाइडेड बाय 40, नहीं डिवाइड होता 0 पॉइंट, यहां पे लगा डेसिमल। ठीक है, पता लगा कैसे, डेसिमल लगा 0 लगी, और यहां पे 3 4 12, ये बन गया 0.3, ये इसका आंसर है।
क्लियर हुआ? क्लियर है ना ये? तो ये आपके पास इसके